हे एवरीवन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बेसिक स्ट्रक्चर और केमिकल लिंकेजेस हमने लास्ट वीडियो में ही समझ लिया था। तो आज हम वहां से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई। सबसे पहले 1869 में साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक मिशर। उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस को आइडेंटिफाई किया और उसे नाम दिया म्यूसिलिन। नीट पर्सपेक्टिव से यहाँ दो कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, सब्सटेंस का नेचर कैसा था? एसिडिक। और मिशर ने क्या नाम दिया? म्यूसिलिन। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 1869 में ही पता चल गया था तो डबल हेलिक्स मॉडल आने में इतना टाइम क्यों लगा? एनसीईआरटी इसका एक सिंपल रीजन बताता है। डीएनए एक बहुत लंबा पॉलीमर है और उस जमाने में टेक्निकल लिमिटेशंस की वजह से इतने बड़े इंटैक्ट पॉलीमर को आइसोलेट करना बहुत डिफिकल्ट था। इसीलिए डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत सालों तक एक मिस्ट्री बना रहा। इसके टेक्निकल ब्रेक थ्रू का क्रेडिट जाता है दो साइंटिस्ट को, मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। उन्होंने एक टेक्निक यूज किया जिसे हम कहते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन। उन्होंने डीएनए का एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस किया। इसी एक्सरे डिफ्रैक्शन को यूज करके 1953 में जेम्स वॉटसन एंड फ्रैंसिस क्रिक ने डीएनए का एक बहुत ही सिंपल रिवॉल्यूशनरी डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया। लेकिन यहाँ एक कैच है, वॉटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल सिर्फ एक्सरे डेटा पर ही बेस्ड नहीं था, बल्कि इरगिन चारगॉफ का प्रपोजिशन, जिसे हम चारगॉफ रूल कहते हैं, उस पर भी बेस्ड था। बात करते हैं इरगिन चारगॉफ रूल, नीट के लिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। चारगॉफ रूल सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए में अप्लाई होता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर आरएनए रखता है तो वहां ये रूल फॉलो नहीं होता। चारगॉफ ने बताया कि किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स का रेशियो हमेशा कांस्टेंट और एक दूसरे के इक्वल होता है। इसको एनसीईआरटी का मैथमेटिकल पॉइंट्स में तोड़ते हैं। सबसे पहला, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करेगा, यानी कि A इज इक्वल्स टू T, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करेगा, यानी कि G इज इक्वल्स टू C। दूसरा पॉइंट, जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही पायरिमिडीन्स होंगे, यानी कि A प्लस G इज इक्वल्स टू T प्लस C। तीसरा पॉइंट, अगर हम इसका रेशियो निकालें तो A प्लस G डिवाइडेड बाय T प्लस C हमेशा 1 के बराबर होगा, यानी ये रेशियो हर एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब जब हमने चारगॉफ रूल समझ लिया है तो नेक्स्ट स्टेप है, हम देखेंगे कि इन्हीं नाइट्रोजनस बेसिस का डीएनए और आरएनए में साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे क्या बुलाते हैं, यानी कि नॉमेनक्लेचर ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। हमें पता है कि एक नाइट्रोजन बेस जब शुगर के साथ जुड़ता है तो उसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। इस न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। चलो सबसे पहले आरएनए के नॉमेनक्लेचर समझते हैं। एडेनिन का न्यूक्लियोसाइड होता है एडिनोसिन और न्यूक्लियोटाइड होता है एडेनिलिक एसिड। ग्वानिन का न्यूक्लियोसाइड होता है ग्वानोसिन और न्यूक्लियोटाइड होता है ग्वानिलिक एसिड। साइटोसिन का न्यूक्लियोसाइड बनता है साइटिडीन और न्यूक्लियोटाइड साइटिडिलिक एसिड। यूरेसिल का न्यूक्लियोसाइड यूरिडीन और न्यूक्लियोटाइड यूरिडिलिक एसिड। अब आते हैं डीएनए के नोमेनक्लेचर पे। क्योंकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है तो यहाँ सारे नेम्स के आगे एक प्रीफिक्स ऐड हो जाएगा डीऑक्सी। याद रखना है कि यहाँ डीएनए में यूरेसिल की जगह होता है थाइमिन। तो स्टार्ट करते हैं। एडेनिन का न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सी एडिनोसिन और न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी एडिलिक एसिड। ग्वानिन का न्यूक्लियोसाइड होता है डीऑक्सी ग्वानोसिन और न्यूक्लियोटाइड होता है डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड। साइटोसिन का न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सी साइटिडीन और न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी साइटिलिक एसिड। थाइमिन का न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सी थाइमिडीन और न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड। अब आपको एग्जाम के लिए बस इतना याद रखना है कि अगर किसी भी नाम के पीछे साइन या डाइन आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल एडिनोसिन या साइटिडीन, तो ये एक न्यूक्लियोसाइड है। और अगर उसके पीछे LIC एसिड आ रहा है, जैसे कि एडेनिलिक एसिड या डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, तो वो एक न्यूक्लियोटाइड है। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे हाई यील्ड टॉपिक पे, जो कि है द सेलिएंट फीचर्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। वॉटसन एंड क्रिक ने जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था उसके एनसीईआरटी में एग्जैक्टली 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। इन्हें बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि नीट में इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं एज एन असर्शन रीजन, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला, द बैकबोन। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है। इसकी जो बैकबोन है वो बनी होती है शुगर और फॉस्फेट से, और जो नाइट्रोजन बेसिस है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं। अब सेकंड पॉइंट, एंटी पैरेलल पोलैरिटी। दोनों चेन्स की पोलैरिटी एक दूसरे से अपोजिट होती है, यानी कि एंटी पैरेलल होती है। अगर एक चेन की पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, तो दूसरे चेन की पोलैरिटी उसके अपोजिट, यानी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होगी। तीसरा पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों स्ट्रैंड्स के नाइट्रोजन बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े होते हैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक बड़ा प्यूरिन हमेशा एक छोटे पायरिमिडीन के सामने आता है, जिससे पूरे डबल हेलिक्स की विड्थ हमेशा यूनिफॉर्म बनी रहती है। अब फोर्थ पॉइंट,
कॉइलिंग एंड डायमेंशंस, दोनों चेन्स राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड होते हैं। हेलिक्स का पिच यानी कि एक कंप्लीट टर्न की जो लेंथ होती है वो 3.4 नैनोमीटर्स होती है, यानी कि 34 एंगस्ट्रॉम्स। एक कंप्लीट टर्न में अप्रोक्सीमेटली 10 बेस पेयर्स आते हैं। इसका मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? सिंपल मैथ है, 3.4 नैनोमीटर्स डिवाइडेड बाय 10 जो कि होता है 0.34 नैनोमीटर्स, यानी 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब फिफ्थ पॉइंट, स्टेबिलिटी। डबल हेलिक्स में एक बेस पेयर के ऊपर दूसरा बेस पेयर स्टैक्ड होता है। ये स्टैकिंग प्रॉपर्टी और साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड्स दोनों मिलकर डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी देते हैं। बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है लेंथ ऑफ डीएनए। किसी भी ऑर्गेनिज्म में डीएनए की लेंथ हम कैसे मेजर करते हैं? सिंपल है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स या न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं। एनसीईआरटी ने 4 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का स्पेसिफिक डेटा दिया है जो आपको बिल्कुल फिंगर पॉइंट्स पे याद रखना है, क्योंकि नीट के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है बैक्टीरियोफाज 5x174। इसके पास एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जिसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ध्यान रखना, यहाँ हम न्यूक्लियोटाइड्स बोल रहे हैं, बेस पेयर्स नहीं, क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। दूसरा है बैक्टीरियोफाज लैम्बडा, ये डबल स्टैंडर्ड होता है और इसके पास होते हैं 48502 बेस पेयर्स। तीसरा है इश्चीरिया कोलाई यानी कि ई कोलाई, ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए पॉलीमर है और इसके पास होता है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर्स। और फोर्थ है हमारा ह्यूमन डीएनए का हैप्लॉइड कंटेंट। एक ह्यूमन हैप्लॉइड सेल के पास 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। अगर एग्जाम में आता है डिप्लॉइड कंटेंट तो आपको इस नंबर का डबल करना है, यानी कि 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स। अब अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि एक ह्यूमन डिप्लॉइड सेल की डीएनए की एक्चुअल लेंथ मीटर में कितनी होती है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? हमने अभी पढ़ा कि दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर्स, यानी 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स। तो टोटल लेंथ निकालने के लिए हम टोटल बेस पेयर्स के दो बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 6.6 × 10⁹ बेस पेयर मल्टीप्लाई बाय 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर्स आएगा, यानी हमारी एक माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर ऑलमोस्ट 2.2 मीटर्स लंबा डीएनए पैक्ड होता है। इस वीडियो के आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है सेंट्रल डॉगमा। अभी तक हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देख लिया, उसकी हिस्ट्री जान ली और उसके लेंथ को भी कैलकुलेट कर लिया, लेकिन सवाल है कि ये डीएनए हमारी बॉडी में आखिर काम कैसे करता है। इस चीज को समझने के लिए 1953 में साइंटिस्ट फ्रैंकिस क्रिक ने एक प्रपोजिशन दिया जिसे हम कहते हैं द सेंट्रल डॉगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डॉगमा हमें बताता है कि एक सेल के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में चलता है। इसको एनसीईआरटी के सीक्वेंस के मुताबिक समझते हैं। सबसे पहला, डीएनए अपनी ही एक कॉपी बनाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से इंफॉर्मेशन पास होती है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और फाइनली उस आरएनए के पास जो कोडेड इंफॉर्मेशन होता है उससे बनती है प्रोटीन्स, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। यानी कि फ्लो बिल्कुल सिंपल है, डीएनए से बना आरएनए और आरएनए से बनी प्रोटीन। अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे बड़े नीड पॉइंट से, जो आपको एक्सेप्शन के रूप में हमेशा याद रखना है। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जैसे कि रेट्रोवायरसेस, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है एचआईवी। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं बल्कि आरएनए होता है। इन वायरसेस में इंफॉर्मेशन का फ्लो बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कि इनमें आरएनए से पहले डीएनए बनता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नीट में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्या सेंट्रल डोग्मा हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है? तो आपका आंसर होगा नहीं, रेट्रोवायरसेस में ये रिवर्स डायरेक्शन में भी काम करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अभी सेव करो और मुझे सब्सक्राइब जरूर करना।